नमस्कार, स्वागत है आपका देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी और दुनिया की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। ईरान और दुनिया की 6 बड़ी शक्तियों के बीच परमाणु करार हो गया है। इस परमाणु करार से ईरान पर लगी परमाणु पाबंदियां कम हो जाएंगी और ईरान का तेल निर्यात बढ़ने की भी उम्मीद जाहिर की जा रही है। इसके बदले तेहरान को अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम पर नियंत्रण करना होगा, यानी उनके पूर्व नियोजित न्यूक्लियर कार्यक्रम में फेरबदल किया जाएगा। इसके साथ ही ईरान को हथियार खरीदने की भी पहले जैसी आज़ादी नहीं होगी। अमेरिका और ईरान दोनों इस डील को अपने अपने नज़रिए से देख रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन इस सबसे भी ज़्यादा इस डील का दुनिया की राजनीति पर बेहद गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या पश्चिम एशिया और पश्चिम और ईरान के जो संबंध हैं वो बेहतर हो पाएंगे? क्या पश्चिम एशिया की राजनीति बदल जाएगी? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आम ईरानी उसकी ज़िंदगी बदलेगी इस डील के बाद? ये सब कुछ, इन सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे इस खास कार्यक्रम में अपने मेहमानों के जरिए। मेरे साथ शिवशंकर मुखर्जी मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। दूसरे खास मेहमान ए.के. मोहापात्रा हैं, जो कि प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज़ JNU में। तीसरे मेहमान आलोक बंसल साहब हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के, और साथ ही मेरे साथ यूसुफ अंसारी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक बंसल जी, सबसे पहले ये बताइए कि जिस तरह से पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि कवरेज जो है सिमट के सिर्फ ईरान डील पर आ गया है। हम जानते हैं कि 20 महीने की अनथक मेहनत है जिसके बाद ये डील हासिल हुई है। अगर दर्शकों की सूचना से हम शुरुआत करें और फिर एनालिसिस करेंगे, इसमें ईरान को क्या करना होगा? देखिए, इसमें करना बहुत, पहली चीज़ तो मैं कहूँ कि ये डील वाकई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डील है और ओबामा प्रेसिडेंसी का सबसे महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक स्टेप होगा अगर ये सक्सेसफुल होती है, और इससे दुनिया में बहुत परिवर्तन आएंगे। भारत के लिए बहुत फ़ायदा है। तो ईरान को जो करना है, जो उसमें जो चीज़ें हैं, पहली चीज़ तो ये है कि लो एनरिच्ड जो इनका यूरेनियम है उसका करीब 98% इनको बाहर भेजना है, और प्रमुखता यह रूस को जाएगा। इनको अपने सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं, करीब जो जितने आज इनके पास सेंट्रीफ्यूजेस हैं उसको 1/3 से कम करने हैं। और इनका असर क्या होगा, ये सब कार्य जो करने हैं सिर्फ 15 साल के लिए करने हैं, और इसका सिर्फ असर ये होगा कि अगर कल को ईरान अपने समझौते से मुकर जाता है और दोबारा परमाणु बम बनाने की तरफ बढ़ता है, तो जो समय है वो बढ़ जाएगा। आज की तारीख में ऐसा एस्टिमेशन है कि अगर आज ईरान चाहे तो 2 या 3 महीने के अंदर परमाणु बम बना सकता है। इन सब कदमों को उठाने के बाद उसको पहला परमाणु बम बनाने के लिए करीब 1 साल लगेगा। तो बेसिकली हम एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और वेरिफिकेशन के ऊपर दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि ईरान जो है IAEA के जो निरीक्षक हैं उनको अपनी जो फैसिलिटीज हैं, जो पहले ये सुरक्षा जो डिफेंस फैसिलिटीज थी उसके ऊपर काफी ऑब्जेक्शन था कि हम उनको नहीं अलाउ करेंगे, तो वो अब उनको अलाउ कर रहा है। लेकिन ये जो डील है इसमें कई फेजेस हैं। ये 15 साल के लिए है जो इसके ऊपर प्रतिबंध लगा रही है, और इसमें 8 साल के बाद ईरान को एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूजेस के ऊपर शोध करने का अधिकार है। वो उसके ऊपर रिसर्च कर सकता है और नए एडवांस सेंट्रीफ्यूजेस बना सकता है, और 15 साल के बाद वो जितना चाहे उतना एनरिचमेंट कर सकता है। बेसिकली ये माना जा रहा है कि 15 साल के अंदर, और IAEA जो सेफ गार्ड्स हैं वो हमेशा रहेंगे, तो 15 साल के अंदर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ये अच्छी तरह से जान जाएगा कि जो ईरान कर रहा है वो उस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। और जैसा कि राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, ये सिर्फ भरोसे के ऊपर नहीं है बल्कि वेरिफिकेशन, ट्रस्ट नहीं है, वेरिफिकेशन की बात है, और ये बहुत मजबूत बात उन्होंने कही है, खासकर अपने घरेलू ऑडियंस के लिए। नहीं, बिल्कुल आवश्यकता, क्योंकि आज भी अमेरिका के अंदर कांग्रेस, जैसे आप ये जानेंगे कि इस डील के विरोधी बहुत बड़े बड़े हैं। इजराइल, अमेरिका के अंदर भी इजराइल और रियाद, दोनों में बहुत ही ज्यादा कष्ट है इस डील। चलिए, राजनीति पे हम जरूर बात करेंगे। मिस्टर मुखर्जी, पहली बात तो आप इस डील को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये बहुत महीनों से हमें बताया जा रहा था कि ये एक डुएबल चीज़ है जो कभी भी की जा सकती है, लेकिन बहुत सारी राजनीतिक समस्याएं खासकर सामने आ रही थी, तकनीकी से भी ज़्यादा राजनीतिक समस्याएं। किस तरह से पहली बात ये डील हो पाई? कैसे पश्चिमी देश, ये तमाम जो पावरफुल मुल्क कहे जाते हैं 6, ये कैसे मान पाए, और ईरान अपने घरेलू ऑडियंस को किस तरह से सहमत कर पाया? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने एक बड़ा राष्ट्रवाद का मुद्दा इसको बना रखा था। ये पहली बात तो ये है, आलोक ने जैसे अभी कहा, जो इंग्रेडिएंट्स हैं डील के, इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में जैसे बोला, ये जो है एग्रीमेंट अभी जो हुआ है, ये परमाणु करार जो हुआ है, इसका प्रभाव रीजनली बहुत इम्पोर्टेंट है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसका जो ये 13 साल, तकरीबन 13 साल हो गए जब से पश्चिमी देशों ने ये मुद्दा उठाया कि ईरान परमाणु बम बनाने को चला है, और
लीगली उस ईरान को ये पाबंदी थी कि वो इस रास्ते पर ना उतरे, क्योंकि वो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सिग्नेटरी थे। इंडिया ने अपने को डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स पावर बना लिया है, और लीगली हम कोई हमने कानून नहीं तोड़ा, क्योंकि हमने कभी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन ही नहीं किया था। इसीलिए एक बार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में भी जब ये मुद्दा उठाया गया था, तो भारत को ईरान के खिलाफ वोट करना पड़ा था, जिससे वो काफ़ी गुस्से हुए थे, लेकिन हमने सक्सेसफुली उनको एक्सप्लेन किया था। तो इसमें थोड़ा तो डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं ईरान के, क्योंकि सैंक्शंस जो लगाए गए थे ईरान पे वो काफ़ी मजबूत थे। तो तकरीबन 1/4 उनका जो ऑयल आउटपुट था वो बंद हो गया था, और फॉरेन एक्सचेंज सिचुएशन, ट्रेड सिचुएशन, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन पे बहुत ही प्रेशर था, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी भी मेरे ख्याल से थोड़ा काम करना पड़ेगा ईरानियन प्रेसिडेंट को ये अपने देश में इस डील को आगे बढ़ाने के लिए, और ताकि इसका कोई ऑपोजिशन ना हो। कहना है, और मैं विश्वास करता हूं कि उतना ऑपोजिशन नहीं होगा, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर हैं जिनकी बात चलती है ईरान में, अली खमेनी, उन्होंने इसको एंडोर्स कर दिया है। और इस डील में इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दुनिया के लिए। एक तो ईरान और पश्चिम देश, खासकर अमेरिका के साथ जो दुश्मनी का जो एक रिश्ता था, वो आहिस्ता आहिस्ता अगर कम हो तो उसका रीजन पे बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। ये जो सारे मिडिल ईस्ट में जो एक वॉलेटाइल कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन है, राजनीति को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, राजनीति पे भी जरूर चर्चा करेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि ये डील ईरान के लिए क्या बदल सकती है और पश्चिम को इससे हासिल क्या हुआ है। इकोनॉमिकली तो सैंक्शंस प्रोग्रेसिवली सैंक्शंस तो हटेंगे, और जो न्यूक्लियर एरिया में भी एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है, एक टाइम फ्रेम है। क्या जो दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित हुई है? Pardon? क्या दुनिया पहले से ज्यादा सुरक्षित हुई है, जैसे बराक ओबामा कहने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे ख्याल से बहुत ही एक अच्छा स्टेप है दुनिया की सुरक्षा के तरफ, क्योंकि ये एक जो कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन था, यहाँ इजराइल का बार बार दोहराना कि अगर ये ऐसा ईरान अगर इस रास्ते पे उतरे तो हम मिलिट्री सोल्यूशन इसका करेंगे। अच्छा, ईरान और सऊदी अरेबिया, और ईरान का कहना है कि नक्शे से हटा देंगे। जो लीडर मिडिल ईस्ट में लीडरशिप के लिए जो टसल हमेशा चलता रहता है, सुन्नी शिया, ईरान सऊदी अरेबिया वगैरह, इस पे जब अगर अमेरिका जो पश्चिमी कोalition को लीड करती है, वो कोalition और ईरान में समझौता इस तरह से हुआ कि आहिस्ते से ओवरऑल रिलेशंस भी इम्प्रूव करें, और एक दुश्मनी का रिश्ता जो है वो इंटरनेशनल अरीना से अलग इमीडिएटली नहीं तो आहिस्ते आहिस्ते हटता रहे, तो ये दुनिया के लिए बहुत ही अच्छी स्टेप है। प्रोफेसर महापात्रा, सबसे पहले ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि एक तो ये सिरा रहा बहस का जिसमें ये पता चल रहा है कि ईरान को क्या क्या करना है, अब पश्चिम को क्या करना है, उसके बदले में ईरान को क्या हासिल होगा, कौन से ऐसे ऑयल सैंक्शंस हैं, फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं जिनको उम्मीद ये की जा रही है कि अब वो हट जाएंगे। ईरान के लिए भी कहीं ना कहीं उनके प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हमारे लिए आसमान खुल गया है, खुला क्षितिज हमें मिला है, और बहुत ही यूफोरिया, बहुत ही जश्न का माहौल बिल्कुल वहाँ पर ईरान में देखा जा रहा है। तो क्या आखिर ईरान को हासिल होगा? देखिए, सबसे बड़ी हासिल जो किया है साइकोलॉजिकल लेवल पे, जिस कंट्री ने से करीब 1979 के बाद कितने सारे सैंक्शन हुआ, रिवॉल्यूशन के बाद भी, और एक इसके लिए सैंक्शन नहीं है, अभी भी देखिए जो बैलिस्टिक मिसाइल पे सैंक्शन है, टेररिज्म के सैंक्शन है, ये हटा नहीं है, ये प्रोग्रेसिवली हटेगा। तो एक सैंक्शन जो था, जो न्यूक्लियर इशू पे 2002 के बाद, जैसे जो रिपोर्ट वाइज के बाद, ये हट गया है। मेरा ये कहना है कि साइकोलॉजिकल लेवल पे जो ईरानियन, यंग ईरानियन है, जो चाहते हैं कि ईरान से बाहर जाके पढ़ाई करे और दुनिया से मिले, क्योंकि ईरान एक ऐसे कंट्री है, इसका जो आइडेंटिटी हमको दिखाया था 79 के बाद इस्लामिक रिवॉल्यूशन होगा, सारे के सारे कट्टरपंथी बन गए, ऐसे नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्री इस्लामिक पीरियड का पर्शियन इन्फ्लुएंस है, काफ़ी ज़्यादा सेक्युलर है, उनके लिटरेचर में, उनके कल्चर में वो रिफ्लेक्ट होता है। इनको ज़बरदस्ती इस रिवॉल्यूशन के बाद इस तरह का उन पर दबाव दिया गया कि आपको एक शिया मुस्लिम की तरह आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, आपको बिहेव करना पड़ेगा। ये जो यंगर लोड्स जो आए इसके बाद, जो कॉलेज स्कूल में पढ़े, उनको ये अच्छे नहीं लगता है। ये बट सेकेंड हुआ कि जिस तरह का एक सिस्टम वो आया 1979 के बाद, जो उनकी बैंकिंग वगैरह पर या इंटरनेट पे देखें, ये छोटी छोटी चीजें जो एक आम ईरानी की जिंदगी में आती हैं, वो कैसे बदलेंगी? हाँ, बदलेगी इसीलिए कि जो $100 बिलियन की जो फ्रीज हुआ है, इनको अब से आएगा, इसमें इनका अर्थनैतिक व्यवस्था, उनका कंडीशन इम्प्रूव होगा। और तीसरी बात है कि जो
इनके पास गैस और ऑयल है, ये किस तरीके से बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, वो पैसे शॉपिंग होता था टर्की करते हुए, वो बंद हो जाएगा, डायरेक्टली अपना कर सकते हैं। आप देखिए ईरान की जो कॉस्ट लाइन है, एक बहुत मेजर पावर, इसके जो लंबा जो कॉस्ट लाइन है उस पे से बहुत सारे वो अपना जो एक्सपोर्ट करते थे, मार्केट जो मैरीटाइम ट्रेड चल रहा है वो अपना शुरू और हो जाएगा। जोग्राफिकल लोकेशन जितनी जोग्राफिकल महत्वपूर्ण है। लोकेशन देखिए, वो सेंट्रल एशिया और कॉकसस से मिलता है, वहाँ पे कस्पियन सी है, वहाँ पे आपका गैस और पेट्रोलियम है, ये भी आपने ईरान करते हुए जा सकता है। अफगानिस्तान थोड़ी वो टेंशन इलाका में, जहाँ पे रिसोर्सेस है और रिसोर्सेस को ईरान के थ्रू में माध्यम से ही आप दूसरे कंट्री को, वर्ल्ड को जो आप दे सकते हैं। तीसरी बात है कि ईरान के अंदर जो लिटरेसी रेट देखेंगे, वहाँ पे जो एक ह्यूमन पोटेंशियल रिसोर्स है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इसीलिए ईरानियन ज़्यादा जो यंगर जनरेशन है काफ़ी ज़्यादा खुश है कि आज के डेट में ईरान के ऊपर जो आइसोलेशन, एक आइसोलेटेड कंट्री था, एक पराया स्टेट था, वो ख़त्म हो गया। वो अभी ट्रेड में आगे बढ़ सकते हैं, बाहर को जा सकते हैं, बाहर से लोग आके ईरान में आ सकते हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए इस तरह का यूफोरिया आपको ईरान में दिखाई देता है। और दूसरी बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ईरान की जो एक नॉर्मल कंट्री होना वेस्ट एशिया में, ये बहुत ही बड़ा चीज़ है कि इसके जो इफेक्ट सारे रीजन के ऊपर पड़ेगा। और इसीलिए पड़ेगा कि ईरान एक केवल पॉलिटिकल पावर नहीं था, एक कल्चरल पावर भी था। वहाँ से लेके वेस्ट एशिया से लेके ताजिकिस्तान तक उसका इन्फ्लुएंस था, इंडिया तक भी टू एन एक्सटेंट इन्फ्लुएंस था। तो ईरान कहेगा कि उस तरीके का स्टेटस जो है थ्रू इट्स सॉफ्ट पावर कोशिश कर सकता है। इसीलिए ईरान को खोलना मतलब देखिए रीजन की सारे जो एक स्टेटस कोई जो चल रहा था वो चेंज, परिवर्तन होने का चांसेस लगता है। यूसुफ अंसारी साहब, आप इस डील को किस तरह से देखते हैं, पहली बात, और ये भी बताइए कि ईरान और अमेरिका जिस तरह से इस डील को अगर हिंदी में कहें तो बेच रहे हैं, या जिस तरह से सामने रख रहे हैं, ईरानियन जो प्रेसिडेंट हैं वो अपनी जनता के सामने और दुनिया को बता रहे हैं कि ये उनकी कामयाबी है दरअसल कि वो ईरान को इस तरह से आगे रख पाए। उन्होंने मिराकल का नाम दिया है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये डील हो या ना हो, ये साबित हो जाएगा कि ईरान ने दुनिया को चार्म कर लिया। ये एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया। इसके अलावा बराक ओबामा जिस तरह से रख रहे हैं वो इस तरह से रख रहे हैं कि दुनिया को उन्होंने पहले से ज़्यादा सुरक्षित बना दिया है। और देखिए, एक ऐसा देश है जो बिल्कुल बम बनाने वाला था, हमने उसे बम बनाने से दूर कर दिया है। तो किस तरह से जो पैकेजिंग हो रही है इस डील की, उसकी राजनीति को आप कैसे देखेंगे? देखिए अरफा, ये बात तो सही है कि एक बड़ी कामयाबी है अमेरिका के लिए भी, ईरान के लिए भी और दुनिया के लिए भी। लेकिन ये जिस तरह से पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि साहब हमने सुरक्षित कर लिया है, तो जिसने अभी परमाणु बम बनाया ही नहीं है उसे परमाणु बम बनाने से रोक नहीं दिया आपने, तो ये दुनिया सुरक्षित हो गई। उससे पहले जो परमाणु बम बने रखे हुए हैं क्या उनसे दुनिया सुरक्षित थी उनके रहते हुए? तो ये तो एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि 10 कदम आगे चल के कहने वाली बात है। लेकिन हाँ, एक बात है कि जिस तरह से खासकर इराक पर अमेरिकी हमले के बाद जो एक माहौल बना था कि अगला निशाना अमेरिका का ईरान होगा, और उसको लेकर के पूरी दुनिया में एक पसोपेश की स्थिति बनी रही। एक कहें कि उस कन्फ्यूज़न से दुनिया, मुझे लगता है कि अब बाहर आ गई है कि अगले 10, 12, 15 साल ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ कई मामलों में अगर देखा जाए तो ईरान को भी अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं और अमेरिका को भी कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे खींचने यूसुफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि ईरान बम बनाता या नहीं ये तो तय नहीं था, लेकिन ये ज़रूर तय लगता था कि आज नहीं तो कल अमेरिका और ईरान के बीच एक जंग तैयार रखी है। नहीं, उसे जंग का नाम देंगे क्या कहेंगे कि या हमला कह सकते हैं। मैं तो हमला कहूँगा उसको। लेकिन वो तो एक साफ दिख रहा था, और ये एक पब्लिक परसेप्शन में आप दुनिया के किसी भी हिस्से से उठा के दूसरे हिस्से से पूछ लीजिएगा कि ये सबके बच्चे की जुबान पे ये बात है कि इराक के बाद अमेरिका का अगला शिकार ईरान होगा। लेकिन इराक में जिस तरह की सिचुएशंस हुई हमले के बाद, और किस तरह अमेरिका को वहाँ पर नीचा देखना पड़ा, और बाद में दुनिया के सामने ये बात आई कि जिस बहाने को बनाकर कि वहाँ पर व्यापक नरसंहार करने के हथियार हैं, बाद में वो कहीं नहीं मिले, तो उससे जो अमेरिका की फजीहत हुई, तो शायद वो भी एक प्रेशर था अमेरिका पर कि ईरान पर कोई कच्चा हाथ डालना या इस तरह से कच्चा खेल खेलना नामुनासिब होगा। और ईरान ने भी बहुत मजबूती के साथ इस पूरे माहौल को, पूरे जो दबाव उसके ऊपर था उसको झेला। और दूसरी बात ये आरफा है कि शांति हमेशा विकास का रास्ता खोलती है, और जब तक शांति नहीं होती तब तक विकास के रास्तों में कुछ ना कुछ अड़चन आती है। तो अगर कोई ऐसा एक मसौदा तैयार होता है या ऐसा एक एग्रीमेंट होता है कि भाई अगले 10-15 साल शांति होगी और सब मिलकर काम करेंगे, तो ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो पाया कि इजराइल और सऊदी अरब के होते हुए, जो कि अमेरिका के बहुत नज़दीकी दोस्त हैं, हम जानते हैं उनके किस तरह के रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्तों से अलावा सैनिक भी जिस तरह के रिश्ते हैं, उस सब के बावजूद कैसे अमेरिका की जो पूरी फॉरेन पॉलिसी है उसमें कैसे ये फिट बैठा कि इन दोनों की मर्जी के खिलाफ ये डील हो सकी? यही तो डिप्लोमेसी है।
और कई बार बैलेंस बना के चलना, जो अमेरिका आज इतना उछल रहा है या ये कहे कि इतना आगे बढ़कर क्रेडिट ले रहा है और जिस तरह से इस डील को बयान किया जा रहा है, उसके पीछे मेन बात तो यही है कि जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं और एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है, उनको बैलेंस आपने कर लिया, ये एक बड़ी जीत है। तो जिस तरह इजराइल का रिएक्शन आया है या सऊदी अरबिया को लेकर के हैरान है, एक त्रिकोण पूरा है कि इजराइल और सऊदी अरब एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो तमाम तरह की दिक्कत है, इंटरनल पॉलिटिक्स है वहाँ पर, शिया सुन्नी मैटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके बावजूद अगर एक बैलेंस बना के एक इस एग्रीमेंट पर पहुँचे हैं कि भाई ठीक है, ईरान भी अपने जो उसके न्यूक्लियर सेटअप्स है उसकी परमिशन वो दे कि भाई आके वहाँ चेक कीजिए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो जो बात अभी आलोक जी ने भी कही थी कि साहब जो ईरान परमाणु बम बना सकता है, उसकी जो संभावनाएं हैं वो लंबी खिंच गई हैं। अगर वो आज इस पोजीशन में है कि अगले 3-4 महीने में बना ले, तो इस ट्रीटी के बाद या इस एग्रीमेंट के बाद उसमें हो सकता है 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए। कैप्टन बंसल, ये बताइए फिलहाल कि इजराइल का जो रिएक्शन आया है, जो जाहिर है बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, उन्होंने कहा है कि ये ऐतिहासिक जीत नहीं बल्कि ऐतिहासिक भूल है। किस तरह से आप पूरी वेस्ट एशिया की जो राजनीति है उसे बदलते हुए देखेंगे? हम जानते हैं कि कितने उच्च स्तर पर जाकर या इसे कहें निम्न स्तर पर जाकर प्रतिक्रियाएं हुई हैं, खासकर ईरान की और इजराइल की। एक ही क्षेत्र में डील करते हैं ये दोनों देश, और उसके साथ सऊदी अरबिया की जो मौजूदगी है वो कैसे एक जटिलता पैदा करती है राजनीति में। अब इस पूरी राजनीति को आप कैसे बदलता हुआ देखते हैं? क्योंकि कुछ लोग ईरान में ये भी महसूस कर रहे हैं कि इस डील के बाद ईरान कमज़ोर हो गया है। देखिए, अगर कोई ये सोचता है कि इस डील के बाद ईरान कमज़ोर हो गया, तो उससे अधिक मेरे ख्याल से गलत कोई असेसमेंट नहीं हो सकता। क्योंकि जैसा कि अंसारी साहब ने कहा, इसमें कोई शक की बात नहीं थी कि अहमदनेजाद साहब जब राष्ट्रपति थे तो ईरान और पश्चिमी देशों के बीच में युद्ध अवश्यम भावी लगता था। जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वो हसन रूहानी का सत्ता में आना है और उनके बाद जो परिवर्तन हुआ है। जहाँ तक सवाल इजराइल का है, इजराइल काफ़ी समय से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ईरान पे पश्चिमी देश हमला करें, और सऊदी अरब भी यही कोशिश करता रहा है काफ़ी समय से। और नेतन्याहू, और अगर आप देखें बराक ओबामा में कभी भी बहुत अच्छी इक्वेशन नहीं रही। अगर अमेरिका और इजराइल के संबंधों को देखा जाए तो जिस निम्न स्तर पे वो आज हैं वैसे कभी नहीं रहे। तो ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राष्ट्रपति ओबामा ने इसमें काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। जहाँ तक सवाल पश्चिम एशिया का है, और जो सबसे बड़ा परिवर्तन मुझे देखेगा वो इस डील के बाद अमेरिका खुलेआम इराक में सरकार का, और हो सकता है अब सीरिया में बशर अल असद का समर्थन करने लगे। साथ ही साथ यमन में जो सऊदी दमन चक्र चल रहा है, जो बमबारी चल रही है सिविलियन पॉपुलेशन पे, वो रुकेगी। और इन सब का सबसे बड़ा असर ये होगा कि जो इस्लामिक स्टेट जिसके की टेंटकल्स अभी आज फैलते चले जा रहे हैं, उसको रोकने में एक रीजनल कोऑपरेशन बन सकता है। हो सकता है कि अब बशर अल असद और जो डेमोक्रेटिक अपोजिशन है वो एक साथ आ जाएं और अल नुसरा और इस्लामिक स्टेट के खिलाफ विश्व जनमत जो है तैयार हो सके। उसी तरह से इराक में जो इस्लामिक स्टेट के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला जा सकता है, क्योंकि अभी तक पश्चिमी देशों का समर्थन जब सरकार को होता था तो एक बहुत बड़ी समस्या जो ये होती थी कि कई लोग, डोमेस्टिक ओपिनियन जो यूएस में था, वो ये कह रहा था कि हम ईरान को समर्थन कर रहे हैं। यमन में जो सऊदी अरब कर रहा था उसके खिलाफ अमेरिका कुछ नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था। और इस डील की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें कहा है कि ईरान को लिमिटेड एक्सपोर्ट करने की भी आर्म्स की परमिशन मिल गई है। तो अब हो सकता है कि जो ईरान का समर्थन है ना, इसको भी देखना आवश्यक है, क्योंकि ईरान किसका समर्थन करता रहा है? सीरिया का, इराक का, यमन का और कुछ हद तक हमस का। नहीं, लेकिन जो क्षेत्रीय लीडरशिप है, जो क्षेत्रीय नेतृत्व है, जिसको लेकर ये पूरी एक तरह से लड़ाई है, ये पूरी जटिलताएं हैं, क्या इस डील के बाद ईरान एक बड़े नेता के तौर पर उभरा है? बिल्कुल। इसके बाद जो सबसे बड़ी जो चिंता है वो सऊदी अरब में है, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट है वो खाड़ी के देशों में फैलती चली गई है। कुवैत में हमले हो चुके हैं, सऊदी अरब के पूर्व में हो चुके हैं। सऊदी अरब में एक प्रांत ऐसा है जिसने अपने आप को अलग थलग करके यमन का हिस्सा बताना शुरू कर दिया है। तो सऊदी अरब के अंदर जो उथल पथल है और इस वक्त ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसका बहुत बड़ा दूरगामी असर होगा, क्योंकि सऊदी अरब में इस वक्त पैलेस कू चल रही है। सुदैरी ब्रदर्स की जो कंट्रोल है, जो बाकी जो रॉयल फैमिलीज के जो बाकी प्रिंसेस है जिनको मार्जिनलाइज करके, जो प्रिंस मुकरीन को जिस तरीके से हटा के और इन्होंने अपने हाथों में सत्ता को समेट लिया है, तो सऊदी अरब के अंदर
सतह के नीचे काफी उथल पुथल चल रही है। प्रोफेसर मोहपात्रा, क्या जिस तरह से बार बार ईरान की तरफ से आवाजें आई, जब भी इनको कहा गया कि आप अपने को डिसार्म करिए या बम ना बनाइए, उस तरफ ना बढ़िए, हमेशा कहा गया कि आप इजराइल से क्यों नहीं कहते हैं, आप उनके इतने करीबी अलाए हैं, क्या आपको लगता है इसके बाद इजराइल के ऊपर भी दबाव बनेगा? इजराइल के ऊपर दबाव नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे कहे कि भाई प्रेसिडेंट ओबामा के साथ नेतन्याहू का इक्वेशन ठीक नहीं है, ये सही हो सकता है, लेकिन इजराइल इनके सबसे बड़े रिलायबल फ्रेंड और अलाय है वेस्ट एशिया में। कभी भी वेस्ट एशिया को अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स ऐसे लिए नहीं कि वहाँ पे 1+1:2 होना चाहिए, वहाँ पे वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। तो इस तरह का कहना कि अगले शांति रहेगा और ईरान एक बड़ा होकर बड़ा सा पावर निकले, कभी नहीं बनता, ऐसा नहीं, क्योंकि उस रीजन में कभी एक स्टेट कभी अपना जो हेगेमोनी, जो डोमिनेशन नहीं रखा। वहाँ पे ईरान है, ईरान को कंट्रोल करे टर्की है, फिर टर्की के साथ सऊदी अरेबिया है, इधर इजिप्ट है, इराक कुछ दिन तक एक दूसरे की दवा मौजूद है। इजराइल है, इजराइल इसका फायदा उठाता है। तो आप देखिए कि ये वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री है, रीजन है ये। साउथ एशिया जैसे नहीं कि 2 है, वहाँ पे मोर देन 2 है, मल्टीपोलर है, उसमें इसका स्ट्रक्चर है। तो इसको एक है। दूसरी बात है कि किसी ने कहा कि ईरान पे अमेरिका अटैक कर देता, नहीं, ईरान इराक नहीं है, ये एक सिविलाइजेशन है, ये कोई आर्टिफिशियल स्टेट नहीं है। इसीलिए कोई चाहे कि अगले बार वेस्टर्न कंट्री ईरान पे अटैक करेंगे, इराक हो गया, सीरिया हो गया, भी अटैक करेंगे, सीरिया पे नहीं कर पाए, तो ईरान में नामुमकिन है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री अपने भी कैलकुलेशन करते हैं, ईरान पे करें तो क्या करें। देन इज लार्जली होमोजेनस कंट्री, पर्शियन है, एक पर्शियन स्पीकिंग पीपल है, थोड़ी बहुत सुन्नी है, थोड़ी बहुत कुर्स है, ज्यादातर ही पर्शियन स्पीकिंग, काफी प्राउड ऑफ द हिस्ट्री। दुनिया में यूनिक एक हिस्ट्री, उनकी सिविलाइजेशन है। ये जो चीजें इस तरह का स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी हम क्यों कहते हैं कि जो रीजन सिक्योरिटी इसमें आएगा, इसीलिए सिक्योरिटी आएगा क्योंकि जिस तरीके वहाँ पे कंपटीशन शुरू हो गया कि ईरान एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट बन जाता है, इसको देख के इजराइल शुरू कर दिया, सऊदी शुरू कर दिए, कनेक्शन कतारी शुरू कर दिए, टर्क ने शुरू कर दिया रशियन के साथ। तो ये जो है आर्म रेस जो है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन होता है न्यूक्लियर आर्म, ये रुक जाएगा कि ईरान नहीं बना तो आप रुक जाइए, आप भी नहीं करिए। तो ये चलिए आखिरी 2-3 मिनट बचे और बहुत दिलचस्प जो पहलू रह गया है वो ये कि ईरान की जो अंदरूनी राजनीति है, अंदरूनी समाज है, वो कैसे बदलेगा। एम्बेसडर मुखर्जी, आप कैसे देखते हैं इसको? क्या ईरान जो एक द्वीप की तरह लगता है बाहर से, जब तक कि आप ना जाएं और देखें उस समाज को, तब तक शायद बहुत ज़्यादा खुलकर बाहर आता भी नहीं है कि ईरानी लोग आखिर रहते कैसे हैं, जीते कैसे हैं। क्या आपको लगता है कि वहाँ थोड़ा लिबरल बनेगा, थोड़ा मुलायमियत वहाँ पर आएगी? क्या बेहतर राजनीति होगी ईरान के अंदर? देखिए, ये जो आपने कहा, ये स्टेरियोटाइप जो है कि एक ईरान एक द्वीप सा बना हुआ है जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, ये भी एक वेस्टर्न क्रिएशन है। ये मिस्टर अंसारी ने एक बात बोला जो किसी को भूलना नहीं चाहिए कि ईरान को वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स के एटीट्यूड को लेके डिमोनाइज करके रखा है 1979 से। अब उन्होंने जो जिक्र किया उसको मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ईरान गैर कानूनी तरीके से बम बनाने पे तुला हुआ है और हम ईरान को रोकेंगे। दूसरी तरफ एक देश है जो टेररिस्तान के नाम से पहचाना जाता है, पाकिस्तान, जिसके पास पता नहीं कितने परमाणु बम मौजूद हैं, बट एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन उसको आप नॉन नेटो एलाय कहते हैं, उसके साथ काम करते हैं। तो ये हिपोक्रेसी भूलना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल सही दोहराया उन्होंने। ईरान के इंटरनल सिचुएशन में इकोनॉमिक सिचुएशन आगे बढ़ेगा, बिल्कुल सही कहा मिस्टर महापात्रा ने, जो यंग जनरेशन है उसमें थोड़ा खुल आएगा। तो लेकिन ईरान न कभी द्वीप था, न है, न आगे रहेगा। इसको एक ये हमेशा रियल पॉलिटिक में, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये जो वेस्टर्न मीडिया का जो प्रभाव है सबके डेवलपिंग कंट्रीज में, वो एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है कभी कभी, हमेशा नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन कभी कभी। आखिर में मैं ये कहूँगा, एक सवाल आपने पूछा नहीं कि इंडिया क्या बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल रह गया क्या इसका कमेंट है इंडिया का। देखिए, हमने हमेशा कहा है, हमने सपोर्ट किया था सैंक्शंस, लेकिन ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में जब ये डिबेट हुआ था, हमने ये कहा था कि ईरान को परमाणु बम बनाने के रास्ते से रोकना चाहिए, तो उसके साथ वोट किया था हमने। बावजूद इसके कि हमारे जो रिश्ते हैं ईरान के साथ हमेशा बहुत ही फ्रेंडली रहे हैं, लेकिन ये डील इंडिया बहुत मेरे ख्याल वेलकम करना चाहिए और करेगी, और मेरे ख्याल कर भी रही है, क्योंकि हमने हमेशा ये कहा है, नंबर 1, लीगली ईरान को अगर परमाणु बम बनाने की इच्छा है तो नहीं होना चाहिए, लेकिन
पीसफुल यूजर्स ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सो उनका अधिकार है। वो सारे दुनिया में सारे देशों के हक में है, उसको वो हक मिलना चाहिए। तो यूसुफ इसलिए ये अंसारी जो साहब, एग्रीमेंट जी। हुआ है हमें अच्छी तरह से समय वेलकम बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल लास्ट 30 सेकंड में ये बताइए कि ईरान के अंदर क्या बदलता हुआ देख रहे हैं आप? मैंने खुद देखिए, देखा है कि बदलाव वहाँ तो लोगों पूरे के अंदर अरब जो में जो एक कसक है, जो एक आकांक्षा है कि वो भी बाहर की दुनिया देख सकें, वो भी जा सकें, वो भी ट्रैवल कर सकें, किस तरह से बदलते हुए देख रहे हैं इस डील के बाद? बदलाव तो प्रकृति का नियम है, सतत प्रक्रिया है, पूरे अरब में बदलाव हो रहा है, ईरान में भी होगा और उम्मीद है जल्दी होगा। देखिए, अधिक ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिकता और धार्मिक पाबंदियाँ ये भी डेवलपमेंट को रोकती हैं, और जिस मुल्क ने इन चीज़ों को समझा है और उस पर अमल किया है, उसके चंगुल से कहूँगा या बंधक से आज़ाद हुई है, वहाँ डेवलपमेंट हुआ है, नई फिजाएँ आई हैं, और लगता है कि ईरान भी उसी तरफ बढ़ेगा। जब पाबंदियाँ हटेंगी, लोगों को कारोबार बढ़ेंगे, रोज़गार मिलेंगे, नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी से लोग रूबरू होंगे, बाहर की दुनिया देखेंगे, बाहर की दुनिया उसको देखेगी, तो ये जो मेलजोल बढ़ेगा और खिड़की दरवाजे खुलेंगे, नई हवाएँ आएंगी, तो फिर काफ़ी चीज़ें बदलेंगी और शायद दुनिया का नज़रिया भी ईरान के प्रति बदल जाएगा तब। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। और साफ तौर पर अगर वो तस्वीरें जो गवाह हैं, जो कल रात देखी गई हैं, जिसमें साफ तौर पर ईरानी औरतें, ईरानी लड़कियां सड़कों पर निकल आए और लोगों में वहाँ जश्न का माहौल था, वहाँ एक कल्चर खासकर ये है कि लोग कारों के साथ सड़कों पर निकल आते हैं, वो सब कुछ देखा गया जो इससे पहले बहुत कम देखा जाता है ईरान में। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ईरान पूरे एक राष्ट्र के लिए कितनी बड़ी खबर है, ये देखना ज़रूर होगा, लेकिन कि दुनिया की राजनीति किस तरह से प्रभावित होती है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।